नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में। यानी कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव को कराए जाने का जो बिल कल 17 दिसंबर को संसद में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, उस बिल के बारे में हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस बिल की संवैधानिक चुनौतियां क्या हैं, इसके समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, संघीय ढांचे लोकतंत्र पर ये किस तरह हमला करेगा और क्या ये बिल जनहित यानी कि आम जनता के हित में है या नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो जनहित में नहीं है तो फिर उस कानून का कोई भी मतलब नहीं बनता है कि उसको लागू किया जाना चाहिए। तो आज हम सरल भाषा में इसको समझते हैं। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। शेयर वीडियो को जरूर करिए। 17 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में पेश किया और इससे जुड़े दो बिल सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किए गए, जिसमें पहला बिल था संविधान संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024। ये दो विधेयक पेश किए गए। सदन में वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान विपक्ष में 198 और पक्ष में 269 वोट पड़े और ये पूरा जो बिल है इस आधार पर लाया गया कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। इससे पहले भी एक साथ राष्ट्र में चुनाव हुए हैं, 1952, 1957, 1962 और 1967। चार आम चुनाव एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं देश के अंदर। और उसके बाद कई बार विधानसभाओं के कई भंग होने और लोकसभा के भी समय से पूर्व भंग होने के बाद ये प्रक्रिया टूट गई और अब जो है लोकसभा के साथ महज 4 राज्यों के चुनाव होते हैं, बाकी सभी राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं। इसके समर्थन में ये तर्क दिया जाता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो समय का बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, कम धन खर्च होगा। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है देश का, तो ये बात सही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव अभी हुआ तो एक रिपोर्ट हमने देखी न्यूज़ में, तो उसके अनुसार तकरीबन 1.35 लाख करोड़ रुपए 2024 का लोकसभा चुनाव का खर्चा है और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा लोकसभा चुनाव में बताया गया है। ये कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो क्या रहता है कि 45 दिन या 2 महीने पहले, 7 दिन पहले आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जिससे सारे सरकारी कार्य प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी कार्य या कोई भी कानून या नियम या योजना बनाई या संचालित नहीं की जा सकती है, तो वो काम भी राष्ट्रहित में होते रहेंगे, समय की बचत हो जाएगी और जो मशीनरी है उसकी भी बचत होगी और वो भी जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी अपने काम को कर पाएंगी और राजनीतिक दल हैं वो भी अपने काम को कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होने की वजह से हमेशा ही राजनीतिक दल जो है चुनावी मोड़ में रहते हैं। ये इसके फेवर में तर्क दिए जाते हैं। और एक तर्क और दिया जाता है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन 2023 में उन्हीं के कार्यकाल में आया हुआ बिल है और उनका तर्क है कि अगर एक साथ जो है पूरे राष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं तो 1 से 1.5% तक राष्ट्र की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो हम इन सारे सवालों का जवाब बाद में देंगे, उससे पहले हम जो है इसकी जो
संघीय ढांचा किस तरह ये प्रभावित करेगा और संविधान पर किस तरह ये हमला होगा, हम उसको जान लेते हैं कि किस तरह लोकतंत्र को ये चोट पहुंचाएगा। देखिए, भारत जो है वो एक संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन है, और जिसमें केंद्र के अधीन राज्य नहीं है, या यूं कहें कि जो राज्य है वो केंद्र सरकार के मातहत नहीं है, और केंद्र की शक्तियां कार्य अलग हैं, राज्य की शक्तियां और राज्य के कार्य अलग हैं। कुछ मामलों में दोनों एक साथ काम करते हैं और बाकी मामलों में सबकी अलग अलग अपनी कार्य नीति, अपनी शक्तियां हैं। तो अगर एक साथ चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर संघीय ढांचा जो है लोकतंत्र का वो ध्वस्त होगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई ये जो है अन्य देशों में भी होता है। अन्य देशों में, सारे देशों में नहीं होता है, बहुत कम 5-7 देशों के अंदर एक साथ चुनाव होता है, और उनके हिसाब से हम भारत को कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ एक साथ चुनाव होता है। देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ 3 पिलर गवर्नमेंट है। एक सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके ऊपर संघ की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है। तो ये एक जो है मल्टीपल लेवल गवर्नमेंट के रूप में, 3 लेयर प्लस की गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, और इसी आधार पे ये एक फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन का रूप लेता है। और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जो संघीय ढांचा है लोकतंत्र का वो ध्वस्त होगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। ये मैं मान के इसमें बड़े स्पष्ट रूप से चलता हूँ। इसमें राज्यों, जो राज्य की शक्तियाँ हैं, कार्य प्रणाली है, उस पर एक तरीके से हमला होगा, आम जनता पर एक तरीके से हमला होगा, और लोकतंत्र कहीं न कहीं कमजोर होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि संवैधानिक चुनौती क्या रहेगी, कहाँ कहाँ संविधान संशोधन की आवश्यकता रहेगी। तो हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसको लागू करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने पड़ेंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें तो संवैधानिक संशोधन एक और करना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ये संवैधानिक संशोधन की एक तरीके से बड़ी चुनौतियां होंगी। अनुच्छेद 83 के तहत संसद का जो कार्यकाल है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करना पड़ेगा, और संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का भी प्रस्ताव है, और उसके साथ ही अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 के दूसरे प्रावधान के अनुसार राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनकी मंजूरी लेनी होती है, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और इस तरीके से कई सारी चुनौतियां होंगी। संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक जो 2024 लाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव को संरेखित करना। इनके अलग, इनके लिए जो है नियम है, उनमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक चुनौतियां होंगी जिसको लेकर के संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे। तो अब हम आते हैं कि जनता का लाभ क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। पहली बात ये है कि जब एक साथ चुनाव होगा पूरे राष्ट्र के अंदर, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो देश के वोटर्स को, आम जनता को, क्षेत्रीय जनता को होने वाला है। क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर पूरे राष्ट्र के अंदर एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावहीन हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे उन पर हावी हो जाएंगे, जैसे राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, या वो तुम्हारी भैंस खोल ले जाएगा, 2 भैंस है तो एक वो ले जाएगा, गले का मंगलसूत्र आपके छीन लेंगे,
आपकी ज़मीन छीन लेंगे और इस तरीके के जो बकवास मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय मुद्दे तो बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। आज हम देखते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा है राष्ट्रीय मुद्दे क्या थे। राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे वन नेशन वन एजुकेशन, राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे हर नागरिक की सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए था सबको फ्री हेल्थ केयर की सुविधा, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए था सबको रोजगार, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए था राष्ट्र में देश के अंदर एकता और भाईचारे को स्थापित करना, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए था राष्ट्र के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करना। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय मुद्दा क्या था? 2024 का चुनाव हमने देखा, हिंदू मुसलमान, वो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, 2 भैंस एक भैंस वो खोल ले जाएगा। ये हमारे देश के राष्ट्रीय मुद्दे थे। पाकिस्तान, तो ये मुद्दे जो बकवास मुद्दे हैं, ये मुद्दे प्रभावी होंगे और जिससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं आम जनता के, वो गायब हो जाएंगे। और जब उन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं होगा, उन मुद्दों पर वोट ही नहीं पड़ेगा, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, खाद, बीज, एमएसपी, फसल, दवाइयाँ, एजुकेशन, सड़क, नल, पानी, ये जो तमाम मुद्दे हैं, जब इन पर वोट ही नहीं पड़ेगा तो कोई भी गवर्नमेंट आपके मुद्दों पर फोकस क्यों करेगी, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम क्यों करेगी, ये बात समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो लॉस है इसमें आम जनता वोटर्स को होने वाला है। और ये जो है क्षेत्रीय पार्टियों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग अपना कल्चर होता है, अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरीके के जो है प्रावधान वहाँ करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के बोली भाषा होती है, उसके आधार पर हर क्षेत्र राज्य चलता है। कुछ इश्यूज बहुत ज़्यादा छोटे स्तर पर विधानसभा लेवल पर होते हैं, जिनकी समस्या का समाधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ इशू क्षेत्रीय होते हैं, कुछ इशू जो है स्टेट लेवल के होते हैं। ये सारे इशू गायब हो जाएंगे और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर नहीं कर पाएंगी। क्षेत्रीय पार्टियों के पास उतना धन, उतने संसाधन नहीं है जो वो उनका मुकाबला कर पाए। दूसरी बात, जो ये तर्क दिया जा रहा है कि खर्च बचेगा और 1.5% जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी, तो अगर खर्च बचाने के लिए कानून लाया जा रहा है, क्योंकि जब ये बात हो रही तो मैं समझता हूं ये आम जनता के हित में नहीं लाया जा रहा है, एक तानाशाही स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है और जिसकी आड़ में ये तर्क दिया जा रहा है कि खर्च बचेगा। तो जब खर्च बचाने की बात है तो फिर क्यों ना हम इसकी शुरुआत गवर्नमेंट से करें, क्यों ना जिन नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनके वीआईपी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाए, सुरक्षा लेयर्स को हटा लिया जाए, सैलरी दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है विधायकों को, सांसदों को, अन्य जनप्रतिनिधियों को, उसमें उसको खत्म कर दिया जाए। क्यों ना वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्यों ना हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाएं, ताकि हमारा जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के अंदर हर एक बच्चा, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबको समान एजुकेशन मिले और राइट्स बने और हर कोई हमारे देश के अंदर पढ़ सके और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। तो ये एकदम से वाहियात तर्क है कि खर्च बच जाएगा। दूसरा तर्क दिया जाता है मशीनरी का जो है वो दुरुपयोग नहीं होगा। अब भाई साहब 2024 का लोकसभा चुनाव आपने 7 चरणों में कराया है और यही नहीं छोटे से राज्य झारखंड में भी 2 या 3 चरणों में आपने लोकसभा चुनाव कराया।
छोटे छोटे राज्यों में भी 1 से अधिक चरणों में आपने लोकसभा चुनाव कराया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7 चरणों में आपने चुनाव कराया। क्या ये संभव है कि आप जो है जब एक लोकसभा चुनाव एक चरण में नहीं करा पा रहे हैं तो फिर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आप कराने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि उस समय तो और अधिक मशीनरी की आवश्यकता होगी, और ज्यादा प्रशासनिक दक्षता चाहिए होगी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज खड़े होंगे। फिर वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात हो रही है तो फिर ये केवल विधानसभा लोकसभा ही क्यों, सरपंची का चुनाव भी कर दिया जाए, साथ में बीडीसी का भी चुनाव कर दिया जाए, जिला पंचायत का भी चुनाव कर दिया जाए, ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव इसी के साथ में कर दिया जाए, वार्ड पार्षद वार्ड चेयरमैन का भी चुनाव एक साथ में कर दिया जाए। क्यों ना सारे चुनाव जितने भी राष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं, तीनों गवर्नमेंट के अंदर, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों के चुनाव को एक साथ एक ही बार में करा दिया जाए तो और अधिक खर्च बच जाएगा, और अधिक मशीनरी का दुरुपयोग होने से बचेगा, और अधिक पैसा बचेगा, और अधिक समय इन लोगों को मिल जाएगा काम करने का। ये बेहतर तरीका रहेगा। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद तर्क हैं और इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कि एक साथ चुनाव कराए जाने का बिल आ जाता है तो क्या जो विधानसभाएं अभी निर्वाचित हुई हैं, जैसे राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ, गवर्नमेंट बनी है, तो क्या आप इन गवर्नमेंट्स को गिरा करके, इन विधानसभाओं को भंग करके पुनः चुनाव कराएंगे? भाई अगर ऐसा हुआ तो ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि चुनाव एक साथ हो गया, सभी स्टेट गवर्नमेंट निर्वाचित हो गई और 6 महीने बाद किसी स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या अगले 4.5 साल तक वो स्टेट बिना सरकार के रहेगा? वहां चुनाव आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या किस तरीके से गवर्नमेंट का वहां चयन होगा? दूसरा, कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यदि उसकी डेथ हो जाती है, वो सीट खाली हो जाती है 1 साल के बाद, तो क्या 4 साल तक उस विधानसभा के अंदर, उस लोकसभा के अंदर आप कोई चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्या उसको जनप्रतिनिधि मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जिन पे बात होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी है ये पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप को लाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार को लगता है कि ज्यादातर स्टेट में उसकी गवर्नमेंट आ चुकी है और अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी ले आती है, इस बिल को पास करा ले जाती है, तो निश्चित तौर पर यह होगा कि वो एक लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा जमाई रहेगी और वहीं पर इसका जनता को तो नुकसान होना ही होना है, जो भी होगा बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जनता से भी ज्यादा बड़ा जो नुकसान है वो क्षेत्रीय पार्टियों को भी होगा। जैसे बहन जी ने इसका समर्थन किया, हालांकि बहन जी का समर्थन बिल को पास कराने में कोई बहुत महत्व नहीं रखता है क्योंकि उनके लोकसभा या राज्यसभा में सांसद नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी दल हैं जो चाहते हैं कि देश का संघीय ढांचा ध्वस्त ना हो, जो चाहते हैं लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो डैमेज ना हो, जो चाहते हैं कि जन सरोकार के मुद्दे जो है सक्रिय रहें, उन पर फर्जी बकवास मुद्दे प्रभावी ना हो, उन सभी को इस बिल का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ये बिल किसी भी हाल में इस तर्क पर तो नहीं लागू होना चाहिए कि जो है खर्चा बच जाएगा और देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। इस तर्क पे इस बिल को कतई भी मैं खारिज करता हूं। ये कतई बकवास तर्क है और जन विरोधी जो लोग होते हैं
वो इसी तरीके के तर्क दे करके जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है उसको हमने संक्षिप्त में आपको बताया है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, राष्ट्र के लिए जरूरी क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर वन नेशन वन एजुकेशन? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन से सहमति हैं या वन नेशन वन एजुकेशन चाहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।